स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग पार्ट 18 करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चंस हैं। निमी पीडीएफ से ही लिए गए सभी क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं 17 पार्ट तक और आप सेकेंड ईयर में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके एंड आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। साथ में आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लाइक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग की, उनसे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट, जॉब की अपडेट और पढ़ाई की वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। एंड साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में सभी पार्ट की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है हमने, जो कि बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा ये 126। वाई द AC ड्राइव्स आर बेटर सुइटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। जो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों होती है, बेटर सूट क्यों करती है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, हैविंग लाइटर गेज वाइंडिंग या नो ब्रशेस एंड कम्यूटेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, जो आपका AC ड्राइव होगा उसमें कोई भी ब्रश या कम्यूटेटर ऐसा कुछ यूज नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह भी आपका नहीं होगा। इस वजह से जो AC ड्राइव है वो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए ज़्यादा सूट करती है। उसी यहाँ DC ड्राइव में आपके ब्रशेस, कम्यूटेशन ये सब कुछ होगा एंड वो कॉस्टली भी होगी। उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ AC ड्राइव कंपेयर टू DC ड्राइव। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि AC ड्राइव एंड DC ड्राइव का यहाँ पे पूछ लिया गया आपका कंपैरिजन, कि क्या कंपैरिजन है, मतलब क्यों आपका AC ड्राइव जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। पहला देखिए क्या है, रिक्वायर्स लेस स्पेस, मतलब उसे कम जगह चाहिए। दूसरा, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट कम है। तीसरा है फास्ट रिस्पॉन्स एंड वाइड स्पीड रेंज ऑफ कंट्रोल। एंड फोर्थ है यहाँ पे पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर सिंपल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर वही हो जाता है कि जो AC ड्राइव है वो DC ड्राइव की कंपैरिजन में उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम है, और रनिंग कॉस्ट मतलब आता है जब आप चला रहे हैं किसी चीज़ को, ऑपरेट कर रहे हो, तो वो होती है उसकी रनिंग कॉस्ट, वो भी इसकी कम है। ठीक है, मीन्स इनिशियल भी सस्ती है एंड बाद में जब आप उसको चलाएंगे तब भी वो आपको सस्ती पड़ेगी DC ड्राइव की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव्स। देखिए ड्राइव का ना एक क्वाड्रेंट बनता है, उसमें वही पूछ रहा है कि जो सिंगल क्वाड्रेंट लोड है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा। तो इस तरह का एक क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका जनरली ड्राइविंग, यहाँ ब्रेकिंग, फिर यहाँ पे भी आपका ड्राइविंग होता है एंटी क्लॉकवाइज एंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपका ब्रेकिंग आ जाता है। ठीक है, इस तरह के 4 क्वाड्रेंट हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो पहले क्वाड्रेंट में, उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो पहले क्वाड्रेंट में आपका जो फॉल करता है वो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल पंप या अपकेंद्री पंप। इस तरह का क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे बनता है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट, FSU जिसे कहते हैं, इसका DC ड्राइव में क्या काम होता है। तो यहाँ पे फील्ड सप्लाई यूनिट का काम क्या है, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस रिक्वायर्ड फायरिंग करंट टू द फायरिंग सर्किट, गलत है बिल्कुल। अगला है प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। सी है प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। या डी है प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज टू द आर्मेचर ऑफ द, मतलब मोटर के आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करेगा। तो देखिए DC ड्राइव में एक फील्ड सप्लाई यूनिट लगी होती है, जिसका काम होता है जो मोटर की आपकी फील्ड वाइंडिंग है, क्या है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग है, उसको एक नियत वोल्टेज हमेशा प्रदान करता रहे, नियत वोल्टेज उसे प्रदान करता रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ DC ड्राइव। देखिए अभी पीछे बात हुई थी DC ड्राइव का नुकसान क्या है, AC के फ़ायदे जो पता चले वही इसका नुकसान रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑपरेशन, मतलब हाई ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है मोर कॉम्प्लेक्स विद अ सिंगल पावर कन्वर्जन, एक एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक ज़्यादा जटिल हो जाता है। नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव देन AC ड्राइव फॉर हाई कैपेसिटी मोटर, उच्च क्षमता की मोटर के लिए AC ड्राइव से अधिक महंगा है।
या डी है इंस्टॉलेशन ऑफ डीसी ड्राइव इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इनका इंस्टॉलेशन जो है वो ज़्यादा जटिल है। तो सबसे मेन बात यहाँ पे, चलिए ये सारी बातें तो इनकी डिसएडवांटेज में चलती रहेंगी, बट मेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह है नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्रशेस एंड कम्यूटेटर यूज होंगे जिसमें फ्रिक्शनल एंड ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन पे हमेशा हम एसी ड्राइव यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ एलसीडी इन बेसिक ऑपरेटर पैनल। ये क्वेश्चन आई थिंक पीछे भी आ चुका है। बीओपी जिसे हम लोग बेसिक ऑपरेशन पैनल या ऑपरेटर पैनल बोलते हैं एसी ड्राइव में, उसमें लगी एलसीडी का काम क्या होता है, पर्पज यानी उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इंडिकेट द स्टेटस ऑफ ड्राइव यानी ड्राइव की स्थिति का संकेत देती है वो। नेक्स्ट है मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ एसी ड्राइव, एसी ड्राइव के पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना यानी निगरानी करना। इंडिकेट द डिस्प्ले एरर इन रीडिंग, पढ़ने में जो प्रदर्शन की त्रुटि है उसे इंडिकेट करना, इंगित करना। या डी है इंडिकेट द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ बीओपी, बीओपी के गलत संचालन का संकेत देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एलसीडी पे आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं एसी ड्राइव के। राइट आंसर क्या हो गया आपका, मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ एसी ड्राइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, which is the correct sequence operation of key button in BOP of AC drive to change the direction of rotation। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइव के बेसिक ऑपरेटर पैनल में जो की बटन हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम क्या होता है, सही अनुक्रम है आपका प्रेस ऑन, देन आप क्या, ऑन तो प्रेस रहेगा ऑलरेडी, देन आप ऑफ प्रेस करेंगे, फिर आप जो रिवर्स वाला है यहाँ पे रोटेशन की आपको दिशा बदलनी है उसे आप क्या करेंगे, रिवर्स बटन प्रेस करेंगे एंड फिर ऑन करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे सही सीक्वेंस है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ प्रोग, PROG जिसे प्रोग्राम से शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं, एंड डेटा बटन इन BOP ऑफ एसी ड्राइव। एक एसी ड्राइव के बेसिक ऑपरेटर पैनल में प्रोग्राम PROG ऑब्लिक डेटा बटन जो है उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। टू चेंज द पैरामीटर सेटिंग यानी पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझना इसलिए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले जब आपका CBT एग्जामिनेशन होता था तो ये क्वेश्चन ना एज इट इज ऐसे ही रहता था आपका। अभी जो CBT एग्जामिनेशन होते हैं आपके जो ABCD ऑप्शन है ना ये अल्टर रहेंगे। हो सकता है A आपका D पे मिले, D आपका B पे मिले, C आपका A पे मिले, इस तरह से B आपका C पे मिले, ऐसे आपके चेंजेज यहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से समझे रहेंगे, रटना नहीं है, समझना है, तो आप कर पाएंगे आसानी से। तो प्रोग्राम या डेटा बटन का काम क्या हो सकता है, जहाँ भी प्रोग्रामिंग या डेटा की बात आती वहाँ बात आएगी उसके स्टोरेज की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका टू स्टोर द एंटर डेटा एंड फैक्ट्री स्टोर डेटा, यानी जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं फैक्ट्री में जो पहले से स्टोर डेटा है उन सबको क्या करना, उनको संग्रहित करके रखना, जिससे जब आप जो डेटा प्रोग्राम आप डालना चाहें उसमें रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेगा आपका। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क इन DC मोटर। DC मोटर में जो टॉर्क है उसके समानुपाती क्या होता है, बैक EMF, फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर करंट। तो DC मोटर में टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम कहते हैं समानुपाती होना। ठीक है, क्या होता है, आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, व्हाट इज IGBT इन VF ड्राइव। ठीक है, VF मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ठीक, IGBT का आप सभी को फुल फॉर्म ने पहले बताया था, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका जो है VF ड्राइव में, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में जो IGBT, इसका काम क्या है या क्या है ये, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है, B DC बस स्विचिंग डिवाइस है, C रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस है, या D फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ये आपका इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। VF ड्राइव के बारे में प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कशन हुआ था, आप उसको अगर देखे होंगे प्रीवियस पार्ट तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसमें इन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड आपका जो DC बस है ये सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VSI ड्राइव। VSI मतलब होता है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, क्या है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो प्रीवियस पार्ट में आप पार्ट 13 या 14 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने एक बार आपको बताया था कि AC से DC, AC टू AC, DC टू AC एंड DC टू DC परिवर्तित करने वाली चीज़ें क्या क्या रहती हैं।
तो यहाँ पे जो VSI ड्राइव है इसका फंक्शन होता है कन्वर्ट्स AC टू AC। क्या होता है? AC को ही AC में परिवर्तित करना, ये आपका VSI ड्राइव का काम होता है। AC टू DC परिवर्तन कौन करता है? कंट्रोल रेक्टिफायर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। DC टू DC, DC चॉपर बोलते हैं उसे। AC टू AC, तो आप यहाँ VSI ड्राइव इसमें कह सकते हैं, उस केस में हम लोग AC वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते थे उसे। एंड DC टू AC कौन करता है? तो DC टू AC करता है आपका इन्वर्टर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं सभी को। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आता है, वाई द AC ड्राइव्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट। किसी प्रोसेस प्लांट में AC ड्राइव ज़्यादातर क्यों यूज की जाती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इजी टू ऑपरेट, सेकेंड है आपका रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, थर्ड है आपका वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, या डी है मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं, इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, मतलब लंबे समय तक इन्हें किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए AC ड्राइव यहाँ पे ज़्यादा यूज की जा सकती हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जिसमें कोई ब्रशेस, कम्यूटेटर इस तरह के पार्ट्स नहीं रहेंगे, वो लाइफ उसमें ज़्यादा आपको वैसे भी मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, हाउ द बेस स्पीड ऑफ DC शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग DC ड्राइव। ठीक है, DC शंट मोटर की जो स्पीड है उसे आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं DC ड्राइव यूज़ करके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, बाय इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज, या बाय रिड्यूसिंग द आर्मेचर वोल्टेज। तो अगर आपको यहाँ पे गति बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, जो फील्ड करंट है उसे आपको रिड्यूस कर देना होगा। तो शंट मोटर जो है उसमें बेस स्पीड जो शंट मोटर की उसे आप इंक्रीज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, हाउ द कांस्टेंट टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ड्राइव्स। आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल ड्राइव से आप एक कांस्टेंट टॉर्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, बाय इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, बाय रिड्यूसिंग द आर्मेचर करंट, या बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आर्मेचर वोल्टेज जो है उसे कंट्रोल करके आप एक कांस्टेंट टार्क जो है प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपने देखा भी था कि यहाँ पे जो टार्क है वो किसके जो है रहता है, समानुपाती आर्मेचर करंट के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 यहाँ पे, व्हाट द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ़ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI। यदि ISI के अनुसार जो घोषित वोल्टेज है कितना है, 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। देखिए, जैसे ISI आपका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपका जो वोल्टेज है वो है स्टैंडर्ड इतना, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस माइनस 5% का आपका फ्लक्चुएसन, या यूँ कह लीजिए घटोतरी या बढ़ोतरी, जो भी आप कह सकते हैं, वो चल सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिनिमम परमिसिबल। तो अगर आप -5% करेंगे, 240 का आप क्या करिए 5% निकाल लीजिए पहले, ठीक है। 240 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आया, 12, ठीक है। तो 12 आप क्या करें 240 में से घटा दें, तो अगर आप 240 में से 12 घटाएंगे तो आप पाएंगे 228, ठीक। या इसमें अगर आप 12 आप ऐड करेंगे तो पाएंगे 252। तो अगर मैक्सिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज पूछता तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे। मिनिमम पूछ रहा है तो क्या आएगा 228 वोल्ट। राइट आंसर क्या आएगा आपका 228 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, व्हिच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम अ इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये एक ना परिभाषा है, यहाँ पे पूछ रहा है किस शब्द से ऐसा तात्पर्य है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है तो उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, जो इलेक्ट्रो वाला प्रोसेस होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, एनोड एंड कैथोड वाला, प्लस माइनस बनाते हैं, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन 142 नंबर, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन UPS। UPS का आपको पूर्ण रूप बताना है क्या होता है। तो UPS आप सबने देखा होगा, कंप्यूटर्स के साथ हम लोग यूज़ भी करते हैं, एंड इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं
एंड सडन मान लीजिए पावर सप्लाई कट हो जाता है, आप कोई काम कर रहे हैं सडन, वैसे भी कंप्यूटर ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके हार्ड डिस्क वगैरह के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, डेटा भी आपका जा सकता है। एंड जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है इंपॉर्टेंट काम हो, आप उसको सेव ना कर पाए हो तो वो भी आपका लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस रखा जाता है, जिससे कि आपको एक बैकअप मिल जाता है सर्टेन टाइम का, जिससे आप कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम बंद करके क्लोज कर सकते हैं, अपने काम को सेव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यूपीएस दिखता है, अलग अलग ब्रांड का आप इसे देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन हम यहाँ पे, व्हिच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी आप सभी जानते हैं, जैसे करंट हमारे घरों में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें वोल्टेज होता है, करंट होता है एंड उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। सर्टेन इन द सेंस इंडिया में वो फिक्स है, कितनी है? इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया में वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये होती एक साइकिल किसी फ्रीक्वेंसी की। ठीक, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल्स। ठीक, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? प्रीवियस पार्ट में भी बात हुई थी, आपका है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या कर सकता है? फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। मतलब आप इस तरह की आपको फ्रीक्वेंसी मिली हो, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, उसे इस तरह की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में, अलग अलग टाइप का। ठीक, मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी साइकिल ये रही है, एक साइकिल इतनी रही है, हो सकता है साइक्लो कन्वर्टर इसको बदल के और ज़्यादा भी कर सकता है, साइकिल टाइम वगैरह। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को घटाया बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ PWM? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यही इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से मतलब है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 145 यहाँ पे है, 145 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस? ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का आपका फ़ायदा क्या है? देखिए, यहाँ अब ऑनलाइन ऑफलाइन भी ये कन्फ्यूज नहीं होना कि ऑफलाइन परचेज करना ऑनलाइन परचेज करना, ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन मंगाया तो ऑनलाइन यूपीएस हो गया, ऑफलाइन ख़रीदा तो ऑफलाइन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ यूपीएस का टाइप है, एक होता है आपका ऑनलाइन यूपीएस जो कि आपके ऑनलाइन यानी लाइन में ही लगा हुआ, जैसे पावर कट हुआ बिना किसी देरी के आपका डायरेक्ट उससे चल रहा है, मतलब सिस्टम आपका बंद नहीं होगा, इसमें कोई ट्रांजिशन फेज नहीं होगा। पावर कट हुआ, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बंद हुआ, फिर आपका यूपीएस काम करना शुरू किया। जो ऑफलाइन यूपीएस है उसमें क्या होगा कि जैसे पावर कट हुआ, एक जस्ट एक चेंज ओवर या ट्रांजिशन फेज हो सकता है उसमें, फिर आप ऑफलाइन यूपीएस आपका लाइन में आएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट यही है, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम। तो ऐसी कोई वहाँ ट्रांजिशन या चेंज ओवर वाली प्रॉब्लम नहीं रहती ऑनलाइन यूपीएस में, डायरेक्टली वो लाइन में रहता है। पावर कट होने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर गया, आपका सिस्टम चलता रहेगा। हो सकता है कोई एक बीप का साउंड या कुछ हो सकता है, जस्ट फॉर इंडिकेशन। 146 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूज्ड इन अ ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, सॉरी, यानी आपको एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज का अगर उत्पादन करना है तो एक स्वचालित जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट या फीडबैक सर्किट। तो ध्यान दीजिए, स्टेबलाइजर जो हम लोग घरों में लगाते हैं, एक वोल्टेज आता है, मान लीजिए 240 वोल्ट है। ठीक है, आपके सभी इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती हैं। तो स्टेबलाइजर आप क्यों लगाते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे नहीं जाते हैं। स्टेबलाइजर हम इसलिए लगाते हैं कि कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, कई बार आपने देखा होगा कि सडन लाइट कट हुई, फिर लाइट आई और वोल्टेज इतना ज़्यादा था कि आपके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जल गए। ठीक, उसी जगह अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ किए रहते हैं, मान लीजिए वोल्टेज जब ज़्यादा होता है चाहे कम होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई आपको वहाँ से मिलती रहती। घरों में स्टेबलाइजर का यही प्रयोग रहता है, आपने देखा भी होगा, फ्रिज हो गया या एसी का आपका सर्किट हो गया, उन सब में स्टेबलाइजर जो है यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे उसको करने के लिए निरंतर आउटपुट वोल्टेज जो है आपका मिलता रहे, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है आपका फीडबैक सर्किट जो है ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आपको फीडबैक मिलेगा, क्या आ रहा है, इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट आपका वहाँ पे दे पाएगा। हाँ, हमें इतना आउटपुट देते रहना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फीडबैक नेटवर्क इज यूज फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर? एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? अभी पीछे बात हुई थी, करंट डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, टैप ट्रांसफार्मर नेटवर्क या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर नेटवर्क। तो यहाँ का राइट आंसर है वोल्टेज डिवाइडर
नेटवर्क। इसी का हम प्रयोग करते हैं किसमें, स्टेबलाइजर सर्किट में। अगला क्वेश्चन है व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एक्चुएटिंग द वोल्टेजेज इन अ स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सी इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस हैं वो वोल्टेज को क्या करती हैं, एक्चुएट करती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में राइट आंसर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होना था, लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप पीडीएफ में देखेंगे निमी के तो वहाँ आपको मिलेगा ऑटो स्टैट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप लगाना चाहें तो ऑटो स्टैट लगा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो उसमें ऑप्शन ठीक भी मिले आपको। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, व्हाट द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज्ड सेल। एक डिस्चार्ज सेल है तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उस पर क्या प्रभाव होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ जाएगा, डिक्रीज यानी कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या सेम रहेगा। तो राइट आंसर है जब भी सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर, कैलकुलेट द वोल्टेज एंड एम्पियर पर आवर इफ 4 सेल्स रेटेड एज 1.5 वोल्ट एंड 8 एम्पियर आर इन पैरेलल। पैरेलल में है तो क्या होगा, तो पैरेलल में है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज होता है पैरेलल के केस में वो समान रहेगा। ठीक है, एंड जो आपका करंट है आई है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल कितनी है, 4 सेल हैं तो 8 + 8 + 8 अगर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 32 एम्पियर आर। ठीक है, लेकिन उसी जगह ये समांतर है तो उस केस में है, अगर उसी जगह सीरीज में होती तो क्या होता, तो करंट आपका 8 एम्पियर आर जो है वही रहता। ठीक, यहाँ पे एम्पियर पर आवर जो है, और जो वोल्टेज आपका है 1.5 यहाँ पे, ये 1.5 4 बार आप ऐड कर लेते तो कितना आ जाता, 6, तो आपका वोल्टेज हो जाता 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सीरीज में क्या होगा, जो आपका ये एम्पियर पर आवर है ये सेम रहेगा, वोल्टेज आपका ऐड हो जाएगा। एंड पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज आपका कांस्टेंट वही सेम रहेगा, जो एम्पियर आवर है आपका वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही रहेगा एंड एम्पियर आवर आपका 32 एम्पियर आवर हो जाएगा। ये हो गए 150 क्वेश्चन। अब आती है आपकी बारी, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। व्हिच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर्स। एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली सबसे कम बिजली की खपत करती है, फील्ड कंट्रोल, ड्राइव कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, अपना अच्छी पढ़ाई करते रहिएगा।